नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आज फिर मैं आपके सामने नई क्लास लेकर आया हूँ। कल कल के प्रश्न कल 71 से 85 तक के प्रश्न हुए थे। आज उसी आगे वाले प्रश्न देखेंगे। आज 24 तारीख ट्यूसडे को हम देखेंगे 86 से और 100 तक के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 प्रश्न है, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है सिंचाई से, बी है जैव प्रौद्योगिकी से, सी है भू आलेखों से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है आपका भू अभिलेखों से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भू अभिलेखों से क्या है? उत्तराखंड देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। ठीक है, यह एक पोर्टल है जो जमीन मालिकों और खरीदारों को प्रॉपर्टी के आवश्यक विवरण दर्ज करके जमीन रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए झंझट रहित तरीका प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 87। उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में। ठीक है, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना पिथौरागढ़ जिले में धौलीगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, धौलीगंगा अलकनंदा की मुख्य उपनदी है। ठीक है, इसकी मुख्य धौलीगंगा अलकनंदा की मुख्य उपनदी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 88वां प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला है हंस मनराल। कौन है? हंस मनराल। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला हंस मनराल है। इन्हें इस पुरस्कार से वर्ष 2000 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 89। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया? किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो किसने किया था? फतेहपति शाह ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फतेहपति शाह जी ने, गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह जी ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, ऐसा करने के लिए गढ़वाल नरेश को तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब ने कहा था कि इनको आश्रय दो। ठीक है, झंडेजी या झंडे साहिब की परंपरा राज्य में वर्ष 1976 की चैत्र पंचमी को गुरु राम राय के जन्मदिन से ही प्रारंभ मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 90वां प्रश्न। ठीक है, ये मैंने इसकी आगे लिखे क्वेश्चन नंबर यहाँ से कट गया है। चंदवंश के शासनकाल में सिरती था। चंदवंश के शासनकाल में सिरती क्या था? सिरती था एक कर, भूमि कर। ठीक है ना, सिरती क्या था? एक भूमि कर था। ठीक है ना, चंदवंश के शासनकाल में सिरती क्या था? एक भूमि कर था। ठीक है, चंदवंश के संस्थापक कौन थे? सोमचंद थे। ठीक है, और चंदवंश के शासनकाल में सिरती कर लगाया जाता था। यह कर माल, भावर क्षेत्र और भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। ठीक है, किससे वसूला जाता था? भावर क्षेत्र के भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। ठीक है, चंदवंश के शासन काल में लगाए गए कुछ अन्य कर भी हैं जो निम्नलिखित कर है। साहू और सावली कर, जो लेखक को देय कर था। ठीक है, अगला था रंतगली कर, ये भी लेखक को दिया था। अगला है कटक कर, सेना के लिए लिया जाने वाला कर। स्तूक कर, राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर। अगला है न्योवाली कर, राज सेवकों के लिए भी था। अगला है जूलिया सांगा कर, यह नदी के पुलों पर लगने वाला कर था। ठीक है, अगला प्रश्न है 91वां प्रश्न है, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता होगा, श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस 25 जुलाई को सर। ठीक है, उन्होंने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और 84 दिनों तक ये भूख हड़ताल पर रहे थे। कौन? श्रीदेव सुमन जी। ठीक है, और सन 1944
25 जुलाई सन 1944 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। ठीक है, प्रश्न नंबर 92 है आपका, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया। ठीक है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी जी को किस युद्ध के लिए, तो न्यूवे चैपल युद्ध के लिए उनको क्या है, विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था। ठीक है, मार्च 1915 में, ठीक है, यह एक युद्ध था। 1915 में नोव चैपल युद्ध हुआ था और इस युद्ध में उनको क्या है, मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 आपका, मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनैतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया। मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था। श्रीदेव सुमन ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने, या इन सभी ने। तो इन सभी ने भाग लिया था। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी ने भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी ने भी भाग लिया था। ठीक है, इस सम्मेलन में श्रीदेव सुमन जी ने पंडित नेहरू के सामने टिहरी रियासत की जनविरोधी नीतियों का उल्लेख किया था। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने टिहरी रियासत की जनविरोधी नीतियों का उल्लेख किया था। पंडित नेहरू जी ने टिहरी के जन संघर्ष को कांग्रेस का समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 94 प्रश्न है आपका, अनासक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है। अनासक्ति आश्रम कौसानी किससे संबंधित है। यह महात्मा गांधी जी से संबंधित है अनासक्ति आश्रम। ठीक है, महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, वर्ष 1929 में जब महात्मा गांधी जी भारत के दौरे पर निकले थे, तब अपनी थकान मिटाने के उद्देश्य से यहाँ एक चाय बागान के मालिक के अतिथि गृह में 2 दिन के विश्राम के लिए यहाँ क्या ठहरे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद कौसानी के उस अच्छा सौंदर्य देख करके वह क्या है, यहाँ उनका मन लग गया। ठीक है, यहाँ की बिल्कुल महामंडित पर्वतमालाओं पर उनकी नज़र पड़ती है। ठीक है, सूर्य की स्वर्णिम किरणों को देखकर वो क्या है, मुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, और अपने 2 दिन की प्रवास को भूल कर वह क्या 14 दिन तक यहाँ रुक गए। ठीक है, अपने प्रवास के दौरान उन्होंने गीता पर आधारित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अनासक्ति योग की रचना का प्रारंभिक चरण पूरा कर डाला। ठीक है, तो अनासक्ति जो योग उनकी जो रचना है ये किस पर आधारित है, गीता पर आधारित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 क्या है, मरोज क्या है। मरोज क्या है। प्रश्न नंबर 95, मरोज एक जनजातीय त्यौहार है। आपने जौनसार क्षेत्र में देखा होगा मरोज त्यौहार मनाते। ठीक है ना, वहाँ के बकरे का मांस, मतलब बकरा काटते हैं तो उसको क्या है कई दिनों तक रखते हैं, मतलब घर पे। ठीक है, मरोज जौनसार क्षेत्र का एक त्यौहार है। ठीक है, जिसमें बकरे का मांस और विभिन्न पकवानों का सेवन करते हैं। ठीक है, 95 तक हुए। अब प्रश्न नंबर 95, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है। खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है, तो यह जौनसारी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जौनसारी जनजाति राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। राज्य का दूसरा बड़ा और गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है खुमरी। ठीक है, यह राज्य के पश्चिमी भाग जौनसार भावर क्षेत्रों में निवास करते हैं। देहरादून के चकराता, कालसी, त्यूनी और लाखा मंडल क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, जौनसारी लोग देहरादून के 39 पट्टियों और 358 गांवों में रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ये आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि अब सब चीज़ में आप सिर्फ सुनते रहते हैं, कुछ आपको भी करना है। ठीक है ना, ढूंढना है कहाँ से क्या है, इसको ढूंढना है, आपको ढूंढने का प्रयास करना है, तभी क्या है हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका गृह कार्य है।
प्रश्न नंबर 98वां, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी 23 जनवरी 1939 ईस्वी में। ठीक है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून में हुई थी। 23 जनवरी 1939 में देहरादून में हुई थी। इसकी स्थापना स्वतंत्रता सेनानी श्रीदेव सुमन जी ने की थी। ठीक है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना के पीछे मकसद था कि लोगों को टिहरी राज्य के कुशासन से आज़ादी दिलाई जाए। ठीक है, अगला है 99वां, कत्यूरी काल में अगला प्रश्न है, कौन सा वाला है? कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? कत्यूरी वंश में कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो कत्यूरी काल में प्रभावतार थे भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। भूमि की नाप करने वाला अधिकारी कत्यूरी काल में प्रभावतार थे। ठीक है, कत्यूरी वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन थे? कार्तिकेयपुर थी जोशीमठ में। द्वितीय राजधानी थी बैजनाथ बागेश्वर में। शीतकालीन राजधानी डिकुली रामनगर में। राजभाषा, इनकी राजभाषा थी संस्कृत, लोकभाषा थी पाली। ठीक है, इस वंश के 3 परिवार थे। पहला परिवार था वसंत देव वंश, खरपर देव वंश। ठीक है, दूसरा था निम्बर देव वंश और तीसरा था श्रोणादित्य वंश। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? तो ये किया था 2019 में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने जैविक कृषि विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी। इसका मकसद उत्तराखंड को जैविक कृषि प्रदेश बनाना था। ठीक है, जिससे जैविक कृषि का संगठित करने से सहायता प्राप्त हो सके। ठीक है, दोस्तों, तो ये थे आज के प्रश्न। आशा करते हैं आप ध्यान से सुनेंगे और इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।